द मिल्कमैन ऑफ इंडिया एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को मजबूर कर दिया था भारत को मिल्क प्रोडक्ट फ्री में भेजने के लिए। वही प्रोडक्ट भारत के मार्केट में बेचे गए, उनसे जो मुनाफा मिला उसको भारत के डेयरी सेक्टर को फंड करने में लगाया गया। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। भारत यहाँ तक कैसे पहुंचा, अमूल के बनने की कहानी क्या है, आनंद मॉडल को लेकर लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा क्या देखा कि पूरे देश में उसको लागू करने के लिए वो तैयार हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष माना जाता है, उन्होंने उनकी दूरदर्शी सोच के साथ कैसे ये समझा कि भारत जैसे देश को एक डेयरी सेक्टर की जरूरत है। आइए आज भारत के डेयरी सेक्टर पर एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, कुछ रोचक किस्सों को जानते और समझते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। सुपर कोचिंग आईएएस में मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हाल ही में दोस्तों, सेंटर की तरफ से लोअर हाउस को ये इन्फॉर्म किया गया है कि इंडिया रैंक फर्स्ट, कंट्रीब्यूट 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। इसके अलावा सेंटर ने ये भी कहा है कि पिछले 8 सालों में भारत में मिल्क प्रोडक्शन के अंदर 51% का इंक्रीज को मिला है। आखिर ये मिल्क प्रोडक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और क्यों हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी के साथ ही ये सोच लिया था कि मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो भारत में होनी चाहिए। देखिए, डेयरी जो है सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है जो कि नेशनल इकोनॉमी के 5% का योगदान देती है। इसके अलावा ये करीब छोटे और जो लघु किसान हैं उनकी आय का तो जरिया बनती ही है। हमारे देश के करीब 80% जो हाउस होल्ड हैं, जिसमें लैंडलेस किसान भी आते हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। हमारी कंट्री की डाइट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दूध भी उपलब्ध कराया जाता है। और यदि बात करें डेयरी एज अ फूड के बारे में, तो चले जाते हैं हिंदू घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से करीब 8000 साल पहले भी भारत के अंदर हिस्टोरिक रूट्स मिलते हैं कि हमने जेबू कैटल का डोमेस्टिकेशन किया था। जेबू कैटल दरअसल एक हम्प वाले जो है जानवर होता था, और इससे जो है दूध दोहना, इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं बहुत पहले से। यदि हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो करीब जो 1500 बिफोर कॉमन एरा था, उस समय पे आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ थे उसमें दूध को एक इम्पॉर्टेंट डाइट के रूप में स्वीकार किया गया था। यहाँ पर देखिए, वेदा के अंदर ये पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि कैसे पलाश नाम का एक जो पौधा होता है उसके सब्सटेंस को लेकर दही बनाई जा सकती है। इसके अलावा चीज बनाने की जो प्रोसेस थी उसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे शुरुआत के जो वैदिक ग्रंथ थे उसमें मिलते हैं। यहाँ तक कि जो महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन ग्रंथ थे उसमें भी राइस और मिल्क को एक इम्पॉर्टेंट डाइट का पार्ट माना गया था। ये कुछ वो हिस्टोरिक तथ्य हैं जो बताते हैं कि भारत अपने दूध उत्पादन में बहुत पहले से ही एक समृद्ध कंट्री था। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं आधुनिक काल में, जहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को गुलाम बनाया गया। और 1919 के अंदर एक एनिमल सेंसस हुआ था पहली बार ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। इसके अलावा 1937 में एक रिपोर्ट आई थी, और जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि इंडिया के अंदर जो मिल्क कंजप्शन है, यानी कि दूध का जो उपभोग होता है, वो बहुत सब ऑप्टिमल है। बहुत ज़्यादा कुपोषण तो पहले से था ही, दूध को लेकर भी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुका था, किसानों के हालात खराब थे, बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती थी। दूध को उस वक्त एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था, जो नाश्ते की टेबल पर जो है, जो वीआईपी कल्चर के लोग होते थे उन्हीं को पेश किया जाता था। एक एस्टिमेशन उस टाइम का बताता है कि एक लार्ज डेयरी कंट्री होने के बावजूद हमारा जो कंजप्शन था वो 200 ग्राम पर डे से भी बहुत ज़्यादा कम था। उस टाइम पे ये पॉलिसन नाम का एक एड आप देख पा रहे हो, ये ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस था डेयरी प्रोडक्ट के लिए। 1930 का द टाइम्स ऑफ इंडिया एनुअल में ये एड निकला था। तो इस एड को देखकर यू कैन अज्यूम कि बेसिकली नाश्ते की टेबल पर एक ब्रिटिश फैमिली बैठी हुई है, एक ब्रिटिश बच्ची है, इस तरह के पैकेज्ड आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक लग्जरी आइटम।
फिर करीब 1920 के दशक में जाके मिल्क प्रोसेस करने से रिलेटेड कुछ आधुनिक तकनीकों को लेकर काम होना शुरू हुआ, लेकिन ये सिर्फ अंग्रेजों के भले के लिए ही था। फिर बाद में बारी आती है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये पहचाना कि यदि भारत के किसानों का स्तर सुधारना है तो खेती के अलावा जो दूसरी गतिविधियां होती है उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा, और दूध हमेशा से भारत की डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था। इसको लेकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस टास्क के लिए चुना श्री त्रिभुवन दास को। श्री त्रिभुवन दास को उन्होंने एक ऐसा टास्क दिया कि इंडिया के अंदर डेयरी इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इसको बनाना है। और यहाँ से नींव पड़ी अमूल की। अमूल की नींव पड़ी, पहला डेयरी प्लांट सेटअप किया गया दिसंबर 1946 में। भारत की आज़ादी से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरह की सोच जो है रखी थी भारत के प्रति, ये दिखाता है। और 1946 में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसके को आज हम अमूल के नाम से जाने जाते हैं, इसका जो है नींव पड़ी। इस वक्त पर भारत सरकार बहुत सारे स्टूडेंट की एजुकेशन को फंड कर रही थी। इसी में से एक युवा छात्र थे कुरियन। दरअसल कुरियन को गुजरात के गांव में आनंद में अपना एक बॉन्ड जो था वो पूरा करने के लिए आना था। और उन्हें बस उस वक्त एक ही बात पता थी कि किस तरह ये मेरा बॉन्ड पूरा हो और मैं यहाँ से जाऊं। जब उनका जाने का समय नजदीक आया, तब तक उनकी त्रिभुवन दास के साथ एक मित्रता का संबंध स्थापित हो गया था। दरअसल त्रिभुवन दास ने कुरियन को कहा कि आप कुछ समय आनंद में और रुक जाइए, और मैं ये जो डेयरी इंडस्ट्री को लेकर एक काम कर रहा हूँ, इसमें मेरी हेल्प की। ना जाने क्या हुआ और कुरियन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कुरियन ने त्रिभुवन दास के साथ जो है 1949 में जाकर डेयरी प्लांट पर काम करना शुरू किया, और एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर सामने लेकर आया गया, कोऑपरेटिव्स, सहकारी संस्थाएं, जिसमें जो किसान दूध का उत्पादन कर रहा है वो उस बात की ओनरशिप भी अपने पास रखता है। यानी कि कुछ किसानों को मिलाकर एक कोऑपरेटिव बनाई जाएगी, हर एक मेंबर के पास उसकी ओनरशिप भी रहेगी। और यहाँ पर देखिए, दरअसल अमूल की तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट भी दिया गया था उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, मार्गदर्शक और मिल्क रक्षक। तो त्रिभुवन दास, शायद इनका नाम हम अपने मिल्क मैन का जब नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं, बट हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद गुजरात के अंदर एक आनंद मॉडल जो है स्टैब्लिश किया गया, जहाँ पर सारे जो किसान थे वो एक जगह दूध इकट्ठा करते थे। एक जगह से दूध इकट्ठा होकर देन वो ऊपर के लेवल प्रोसेस और मार्केट होता था, एक प्लांट वहां पर लगाया गया था। 1965 में एक ऐसा टाइम आया जब प्रधानमंत्री उस टाइम के जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, या इमेज में आप जो है कोरियस को और प्रधानमंत्री जी को साथ में देख सकते हैं, वो गुजरात गए। उन्होंने वहां पे देखा सुबह सुबह एक महिला दूध लेकर जा रही है और एक कतार लगी हुई है। क्यूरोसिटी तो उनको थी ही, उन्होंने पूछा तो पता चला कि यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को लेकर किस तरह का काम चल रहा है। बस फिर क्या था, शास्त्री जी ने एक फिक्स की और एक ही लाइन कही, इस आनंद मॉडल को पूरे भारत में रेप्लिकेट करना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुरियन से कहा, आपको ये जो मॉडल है ये पूरे भारत में रेप्लिकेट करना होगा। कुरियन आसानी से मानने वालों में से नहीं थे, उनको अहंकारी भी कहते। उन्होंने इस बात की जिद की कि जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो बाकी के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह दिल्ली में एस्टैब्लिश नहीं होगा, वो यहीं गुजरात में स्थापित किया। और शास्त्री जी ने इस बात को मान भी लिया। दूसरी मांग रखी गई काम करने की कंप्लीट फ्रीडम, और उस टाइम पर शास्त्री जी ने इस मांग को भी मान लिया था। और इस तरीके से जाकर हमारा जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर आप उनको एक प्लांट के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेन देख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड के तहत ये चलाई गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो ट्रेन, ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ है। इस तरह जाकर 1965 में ही एनडीडीबी की स्थापना हो गई, और एनडीडीबी भारत के अंदर ऑपरेशन फ्लड लेकर आई, जिससे श्वेत क्रांति, दूध क्रांति का जो है जन्म भारत के अंदर हुआ। ये जो प्रोग्राम था, ये भारत के डेयरी सेक्टर को मॉडर्नाइज करने को लेकर था, और यहाँ पर यूज किया जाना था उन्हीं कोऑपरेटिव को, यहाँ पर किसानों को उनके काम की ऑनरशिप दी।
दरअसल आनंद मॉडल में 3 टायर का स्ट्रक्चर था। पहला जो टायर था वो था विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि किसान होते थे। किसानों से दूध जो है कलेक्ट किया जाता था। ये जो दूध कलेक्शन होता था इसके बाद ये जाता था डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर यूनियंस पर। और बेसिकली जो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर यूनियंस थी, ये सारे दूध को कलेक्ट करते थे और साथ में जो प्रोसेसिंग प्लांट थे उनको ऑपरेट करते थे। एक बार दूध प्रोसेस हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, अब उसकी मार्केटिंग करनी पूरे नेशनल लेवल पर जरूरी थी। इसके लिए बनाई गई स्टेट लेवल फेडरेशंस जो कि मार्केटिंग का काम करती थी। ये जो पूरा का पूरा मॉडल था जो 1946 में गुजरात के आनंद के तहत हमने एक मॉडल बनाया था, उसी का रेप्लिकेट ये 3 टायर स्ट्रक्चर्स जो है तब बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ जो है गुजरात का आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली आप त्रिभुवन दास जी को एक प्लांट के अंदर एक चिट चैट करते हुए देख सकते हैं। दीज आर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट। ऑपरेशन फ्लड को भी 3 फेज में चलाया गया। बड़ा काम था, अचानक से होना संभव नहीं था। पहला फेज 1970 से लेकर 1980 के टाइम तक चला। इसमें जो हमारी मेजर सिटीज थी जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर फोकस रखा गया। दूसरा जो फेज स्टार्ट हुआ वो 1986 में स्टार्ट हुआ और 147 अर्बन सेंटर्स जो थे वहां पर ऑपरेशन फ्लड को पहुंचाया गया, चीजें वहां पे ऑपरेट की गई। तीसरा फेज शुरू हुआ फाइनली जिसने भारत को आज वहां पर पहुंचाया है जहां पर हम हैं, मिड 1990s में। मिड 1990s में जो स्मॉलर टाउन्स थे वहां तक भी सारे प्रोग्राम को जो है पूरा का पूरा प्रसारित किया गया। और इस फेज में आकर वर्ल्ड बैंक ने और जो दरअसल यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, इन्होंने भी फंडिंग जो है प्रदान की। इसी बीच में किस्सा आता है। दरअसल किस्सा ये था कि यूरोप के पास से हम काफी ज्यादा मिल्क का जो है इंपोर्ट करते थे। जब भारत अपने पैरों पे खुद खड़ा हो रहा था उस टाइम पे 2 चीजें हुई। भारत के लिए दूध का इंपोर्ट अब ना हो यूरोप से, इस बात के लिए जो है वर्गीस सरकार को एकदम सख्त रूप से कहा। सरकार ने बात मानी भी। दूसरा उसी वक्त पे क्या हुआ, भारत जैसा इंपॉर्टेंट मार्केट यूरोप से बेसिकली छिन गया। और उसी टाइम पे यूरोप के अंदर दूध, बटर, इन सब की बहुत ज्यादा अधिकता हो चुकी। तो यूरोप एक प्लान रूल आउट कर रहा था कि इसको जो है एड के रूप में यानी कि फ्री जो है डेवलपिंग कंट्री को दे दिया जाए। उसके बैक ऑफ माइंड में उनके दरअसल सिर्फ मदद करना नहीं था। दरअसल दूध के इन सारे प्रोडक्ट्स को लंबे टाइम तक अपने यहाँ रखना महंगा पड़ रहा था। और दूसरा, यदि आप फ्री में दूसरे कंट्रीज को लंबे टाइम तक दूध वगैरह उपलब्ध कराएंगे, उनकी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप फ्री में दे रहे हो। तो कल को वहां पर आप अपना मार्केट भी क्रिएट कर सकते हो। कुरियन इस बात को जानते थे। वो इस बात पर अड़ गए कि यदि यूरोप से फ्री में दूध लेना है तो यहाँ पर भारत में वो फ्री में नहीं बेचा जाएगा, उसे फ्री में नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज अपने प्रोडक्ट को डंप कर रही हैं। और भारत में जितना भी प्रोग्रेस हुआ है ये सब जो है पीछे चला जाएगा। उन्होंने सरकार को इस बात के लिए तैयार किया गया, आप फ्री में जरूर लीजिए लेकिन भारत में उसको बेचा जाएगा। और ये जो पैसा इससे जनरेट होगा इससे इंडिया के ही डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा बेहतर बनाने लगाया जाएगा। उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हुई और कुछ लोगों ने उस वक्त उनकी आलोचना की थी कि भारत जैसे देश को फ्री में वस्तुओं की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मार्केट स्ट्रैटेजी है जो हमारे मार्केट को बर्बाद कर। और आज उस पैसे की बदौलत बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया और यूरोपियन कंट्रीज से फ्री में लिया हुआ दूध ये भारत। हमारे मिल्कमैन ऑफ इंडिया को ये सम्मान देने के लिए तो हमारा बेसिकली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक पेज डेडिकेट किया गया है। होमिज टू फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, इनको दरअसल पद्म विभूषण का जो है सम्मान भी दिया गया था। द मिल्कमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी इनको कहते हैं। और दरअसल एक वो यंग बच्चा जो अपना एक बस बॉन्ड पूरा करने के लिए आया था, जब एक बार आनंद गांव में रह गया तो वो मरते दम तक इतना प्रेम जो है उनको हो गया था। देखते हैं कि इस पूरे सिनेरियो की वजह से भारत का मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे पहुंचा। 1951 में ये दरअसल 17 मिलियन टन था, तो आप देखेंगे 2021 में 210 मिलियन टन था।
अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जो इंडस्ट्री है 2022 में ये 100 जो है 82 बिलियन डॉलर की है, और ये 380 बिलियन डॉलर की 2028 तक पहुंच जाएगी। 13% का ग्रोथ इसमें देखा जाएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम 23% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं मिल्क के प्रोडक्शन का। और अगर बात की जाए तो पर कैपिटा कंजप्शन 2008 में जहां 307 ग्राम था, अब 427 ग्राम जो है पहुंच चुका है। भारत जितना दूध उत्पादित करता है उसमें से काफी सारा दूध हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा देखिए 80 मिलियन लोगों को जो है ये इंडस्ट्री रोजगार देती है। और 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, मलेशिया और सऊदी अरेबिया। इसके अलावा 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो आज के टाइम पर हैं वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो जिसमें 10 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है 20 बताई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश देखिए 14% की हिस्सेदारी है, राजस्थान लगभग 14% की हिस्सेदारी है, और इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश 8% पर है, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और पंजाब। इसके अलावा सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हुई है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। हाल ही के बजट में भी गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था उसको लेकर अलोकेशन किया है। उसके तहत डेयरी को भी प्रमोट करने के लिए फंड जो है गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है। इसमें से एक है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी जो है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। और हाल ही में देखिए जिस गुजरात से इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1946 में, अब वहाँ पे 7 फरवरी 2023 को करीब 27 साल के बाद जो है डेयरी का जो है एक एसोसिएशन मीट जो है हुआ था। उत्तराखंड के अंदर देखिए जो हमारे इंडिजीनियस बेसिकली काउस होते हैं उनके जेनेटिक एनहेंसमेंट को चल रहा है। हम अपनी जो बेसिकली स्वदेशी प्रजाति है गाय की, उनको लेकर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी में देखिए करीब 190 विलेज जो है एज अ मॉडल मिल्क प्रोडक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। ये भी जनवरी की न्यूज़ है 2023 की। और हाल ही में सरकार ने ये भी बताया था कि करीब 1400 करोड़ रुपए के डेयरी प्लान जो है वो रूल आउट करेंगे जल्दी ही। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत सारा काम हो रहा है डेयरी सेक्टर में, और किसानों की आय को दुगना करने का एक सपना जो हमने देखा है उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा आप मेरी और क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं इसी तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ। जैसे आप मंडे टू सैटरडे सुबह 7:30 बजे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को 8:30 बजे रात को जो है वीकली करंट अफेयर का सेशन होता है 2 घंटे का लाइव, और मेरे इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियो तो आते ही हैं जो आप देखते रहते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल का स्कैन कोड, इसको आप स्कैन करके मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप सुपर कोचिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी तरह से लेक्चर्स के द्वारा अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लेस फीस यहाँ पर रखी गई है। इसमें भी अगर आप फैकल्टी कोड यूज करते हैं डेट इज RASHIC, तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सुपर कोचिंग की वेबसाइट पर जाकर आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपका फीडबैक मेरे बहुत महत्व रखता है। और अगर अभी तक आपने सुपर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।